नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 26 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर से जो ऑयल की रिकवरी थी पूरे मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में, वो बहुत स्लो हो चुकी है और स्लो होने के पीछे क्या पूरी कहानी है, इस वीडियो में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। और साथ ही जो IAEA है वो पूरी तरीके से तेहरान यानी ईरान के ऊपर अपनी गुंडागर्दी थोपने की कोशिश कर रहा है और आप देखिएगा कि इस चीज को लेके भी एक बार फिर से जंग भड़क सकती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इजराइल एक बार फिर से कुछ खतरनाक प्लान बना रहा है। अब इस प्लान में क्या कुछ होगा, क्या कुछ इजराइल करना चाहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही हमारे देश में भ्रष्टाचार और करप्शन इतनी आगे तक पहुंच चुका है कि भाई साहब अब बीजेपी वालों की ही सुनवाई नहीं हो रही। बीजेपी वाले अगर कोई डिमांड करते हैं तो उनके साथ क्या कुछ सलूक होता है, इस वीडियो में आपको ये चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही अगर कोई पत्रकार आवाज उठाने की कोशिश करता है तो फौरन उसको दलाल और गोदी मीडिया जैसे तमगों से नवाब दिया जाता है। क्या कुछ हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही यमन से लेके, गाजा से लेके, फिलिस्तीन से लेके ईरान तक कई सारी ऐसी अहम अपडेट आई हैं जो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। और उन तमाम अपडेट्स को हम आपके सामने डिटेल में रखेंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि एक बार जब सीज फायर हुआ था और ईरान इस बात पे एग्री हो गया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कंप्लीटली छोड़ देंगे, हमें कोई मतलब है नहीं, और 60 दिन बाद हम डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का क्या मुस्तकबिल होगा। अब ये बात ईरान ने इस वजह से मानी थी क्योंकि ईरान ने नोटिस किया था कि पूरी दुनिया में तेल को लेकर मारामारी हो गई है। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, कहीं कहीं तो 100 रुपए तेल का दाम बढ़ाया गया। ऐसे हाल में ईरान ने कहा कि एक बार हम सप्लाई फ्लो नॉर्मल हो जाने देते हैं, उसके बाद हम अमेरिका के साथ डील करेंगे, अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे और जो भी सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका ने बार बार ईरान की पीठ में खंजर घोंपा। कभी लेबनान के मसले पे धोखा दिया, कभी उसके फ्रेजन एसेट के बारे में धोखा दिया, कहा कि तुम्हारे पैसे हम अनफ्रीज कर देंगे, फिर कहा कि तुम हमसे ये लो तब अनफ्रीज करेंगे, फिर कहा कि 100 बोइंग प्लेन खरीदो उस पैसे से, फिर कहा कि तुम उसकी मदद यहां नहीं कर सकते, फिर कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल तुम ऐसे नहीं कर सकते। मतलब भले ही पैसा ईरान को मिल रहा था लेकिन अमेरिका का मन था कि पूरा कंट्रोल हमारा रहे। इस वजह से धीरे धीरे जब ईरान को डोमिनेट करने की कोशिश की गई तब ईरान एक बार फिर से भड़कता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को एक बार फिर से बंद करता है और धीरे धीरे फिर खोलता भी है। तो उस हिसाब से जहाज निकल नहीं पा रहे थे जिस हिसाब से निकलना चाहिए था। और इसी को लेके अब यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है और कहा है कि जब से बातचीत फिर से गड़बड़ हो रही है, बातचीत का जो एक रास्ता था वो जब से डिरेल होना शुरू हो गया है, तब से जो सप्लाई है पूरी दुनिया में तेल की वो फिर से मंदी पड़ गई है। और ऐसे हाल में पूरी दुनिया एक बार फिर से महंगाई की तरफ जा सकती है। यानी ईरान ने अपना वो खतरनाक वेपन, आमतौर पे ईरान के बारे में लोग कहते हैं कि उसको न्यूक्लियर बनाना, ये बनाना, वो बनाना है। मैं साफ तौर पर कहूं कि ईरान को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। ईरान ने पूरी दुनिया की वो नस पकड़ ली है जिस नब्ज के दबते ही पूरी दुनिया में शोर उठता है। उससे पहले कोई ईरान के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होता है फौरन पूरी दुनिया की चीख निकलती है और चीख निकलने के बाद पूरी दुनिया ईरान के सामने झुकती है और कहती है कि यार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दो, तेल नहीं मिल पा रहा, खोल दो। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई मंदी पड़ी है। और इसको लेकर ईरान ने साफ तौर पर कहा कि भैया हमें कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, अमेरिका को बोलो कि वो हमारे टेरिटरी से बाहर चला जाए, मिडिल ईस्ट में अपने एयरबेसेस बंद कर दे, हमारे पैसे हमें दे दे। और ये जो पूरी दुनिया में अमेरिका द्वारा फैलाया गया एक जंगी माहौल है उस माहौल को रोक दे अमेरिका। पूरी दुनिया अमन चैन से रहे, हम भी अमन चैन से रहे, हमें ना कोई दिक्कत है ना ही किसी और को हम दिक्कत होने देंगे। लेकिन अगली खबर आपकी स्क्रीन पे है कि अभी भी अमेरिका के फाइटर जेट जैसे F-16 या F-15 ईरान और मिडिल ईस्ट के ऊपर उड़ रहे हैं। उड़ते हुए ये बार बार ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कहीं अपनी ताकत में कोई इजाफा तो नहीं कर रहा। मतलब अमेरिका अभी भी मिडिल ईस्ट में अपनी पेट्रोलिंग बना रहा है और यही वजह है कि ईरान इस पेट्रोलिंग को एकदम पसंद नहीं कर रहा कि यार तुम 7 समुंदर पार आके हमारी जमीन पे कैसा कब्जा कर सकते हो। तुम कौन होते हो चेक करने वाले कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कौन सा जहाज निकल रहा, तुम कौन होते हो चेक करने वाले कि ईरान क्या कर रहा। भाई किसी के घर में झांकोगे तो उसको तो बुरा लगेगा और ईरान को सेम चीज लगी है, तो इसमें ईरान गलत कहां क्या कर रहा है। खैर इसी दौरान दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होगा तो ये चीज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्या कुछ कहा थोड़ा सा सुने आप। Because if we don't do it, they're going to have a nuclear weapon. And if they have a nuclear weapon, the world is in great danger. Israel is gone. The Middle East is gone. But the world is in great danger. And I said, we're going to journey down. We're going to do what we have to do. And we did.
We knocked the hell out of them, and now we're negotiating from a position of pure strength. Pure strength. They know that. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पूरी दुनिया के आगे अपना राग अलापते हुए कहा कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। लेकिन अब मैं आपके ज्ञान में एक छोटी सी बात डाल देना चाहता हूं, और ये ज्ञान का इजाफा आप लेके जाइएगा और कहीं कोई अंधभक्त भूखता मिले तो उसके मुंह पे फेंक के मारिएगा। उससे एक सिंपल सा सवाल पूछेगा कि पूरी दुनिया में कितने देशों के पास न्यूक्लियर बम है। जानकारी आएगी 10 से 12, चूंकि कुछ जानकारी में है और 2 के ऊपर डाउट है, जैसे इजराइल ने क्लेम ही नहीं किया है और बहुत सारे देश हैं जैसे भारत ने भी क्लेम नहीं किया कि हमारे पास कितने हैं क्या है। तो वहां पे कयास लगाया जाता है कि 10 से 12 देशों के पास न्यूक्लियर बम है। अब सुनिए, 10 से 12 देशों के पास न्यूक्लियर तो है, लेकिन किस देश ने न्यूक्लियर का प्रयोग किया है अगर आपको जानना हो तो आपको एक नाम मिलेगा, वो है अमेरिका। वो भी एक नहीं 2-2 बम। जापान के ऊपर पूरी दुनिया में पहला बम गिरा था और आखिरी भी था, और गिराने वाला कोई और नहीं अमेरिका ही था, जिससे आज तक जापान पीड़ित है। और आज भी रेडिएशन की वजह से वहां पे जो लोग पैदा भी होते हैं उनके अंदर किसी के पास 2 कान है, किसी के पास 1 कान है, किसी की आंखें गड़बड़ है, कोई सही से चल नहीं पा रहा, किसी का हाथ पांव टेढ़ा है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन की वजह से वहां के जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में ऐसा गजब का चेंज हुआ है कि आज भी लोग सही से पैदा नहीं हो पा रहे। सोचिए आप, काम करने वाला अमेरिका है, कायदे से अमेरिका को अपना न्यूक्लियर वेपन खत्म करना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर होगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। दोगलेपन की सीमा आप देखिए। खैर, इसी दौरान दोस्तों आईएईए ने भी आग में घी डालने वाला काम किया है, और इसके बारे में पिछले 3 दिन से मैं बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा हरामी कोई संगठन है तो आईएईए ही है। इसका जो चीफ है ये अब अमेरिका की मदद से ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहा है और बार बार ये कोशिश कर रहा है कि ईरान उसको परमिशन दे ताकि वो आए और आने के बाद वहां की तमाम न्यूक्लियर के सेंसिटिव लोकेशन की जानकारी इकट्ठा करे और उसको जाके बहुत आसानी से उसको इतना ही तो बोलना है कि मैं नतांज वाली साइड में गया था 200 मीटर अंदर ईस्ट डायरेक्शन में, मैं इफ्सान वाली साइड पे गया था जमीन के अंदर 50 मीटर इस डायरेक्शन में, इतना एल्टीट्यूड था, इतना नेगेटिव था, यहां पे ये डायरेक्शन था और वहां पे हमें कुछ नहीं मिला। इतना बोलना है, इजराइल और अमेरिका को लोकेशन मिल जाएगी। इन फ्यूचर अगर इनको हमला करना होगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। और आईएईए के चीफ ने कहा है कि हमें बहुत स्ट्रांग इन्फेक्शन करने की जरूरत है, मतलब हमें बहुत गहराई तक जाके ईरान के अंदर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी ताकि हम इंश्योर कर सके कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम होते कौन हो ये चेक करने वाले। और कायदे से मैं आपको बताऊं, ईरान ने जो ट्रीटी साइन की है, जिस ट्रीटी के तहत ईरान को ये परमिशन देनी पड़ रही है कि हम अपने न्यूक्लियर साइट का इन्फेक्शन करवाएंगे, कायदे से ईरान को उस ट्रीटी को ही कैंसिल आउट कर देना चाहिए। मैं ये कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ईरान को इस ट्रीटी से बाहर हो जाना चाहिए, जो एनपीटी है उससे एकदम बाहर हो जाना चाहिए, ताकि आईएईए के पास ये अथॉरिटी ही ना रहे कि वो जाके चेक करे, और ताकि आईएईए कभी भी ईरान के न्यूक्लियर साइट की लोकेशन किसी को बता ना सके। लेकिन ईरान के जो डिप्लोमेट हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो राजनेता हैं, उनको न जाने कौन सी चुल मची है कि हमें डील करनी है, हमें सीज फायर करना है। अरे भाई, जब जनता लड़ने को तैयार है, आपका सुप्रीम लीडर शहीद जो हुए खामनेई साहब, वो 90 साल की उम्र में अपनी शहादत इसलिए दे के गए कि तुम बाहरी को बुला के अपने यहाँ चेक करवाओ। शर्म आनी चाहिए यार आपको। आपका सुप्रीम लीडर शहीद हो गया 90 साल की उम्र में, अपनी बीवी के साथ अपना बच्चा जख्मी कर गया। मुस्तफा खामनेई क्या बहुत सेफ है? नहीं, इंजर्ड है, हाथ में दिक्कत है, पाँव में दिक्कत है, चेहरे में दिक्कत है, आंख में दिक्कत है। नहीं बताता हूं कि सुन के आपको तकलीफ होगा, लेकिन फैक्ट है, तमाम तरह की उनको दिक्कतें हैं। चाहते तो वो भी अमेरिकन डॉलर ले लेते, लेकिन वो लड़ रहे अपनी आवाम की आज़ादी के लिए। और नेता क्या कर रहे हैं? बार बार अमेरिका से मिलने, कभी जिनेवा में, कभी स्विट्जरलैंड में, कभी कतर में, कभी ओमान में। क्यों जाना है? ऐसा कौन सा डॉलर का चमक है जो तुमको अपने देश में चाहिए? कौन सा? समझना पड़ेगा इस चीज को। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही है, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर फिर से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय भी ताबड़तोड़ हमले लेबनान के ऊपर हो रहे हैं। हालांकि अभी वाले हमले की वीडियो नहीं है, चूंकि अभी एयर स्ट्राइक कैरी आउट हुई है। आधे एक घंटे में अगर वो वीडियो मिल जाता है तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन सुबह भी मैंने कहा था कि हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है और इसी वीडियो का बहाना लेके इजराइल हमला करेगा। और सेम चीज मैंने जो कही थी वही चीज हो रही है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया, पहले उस वीडियो को आप देखें।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजबुल्लाह ने ये बात पब्लिक कर दी कि इजराइल के ऊपर हमारी मिसाइल, हमारे ड्रोन कैसे जाके लड़ रहे हैं, कैसे हम हिजबुल्लाह के मदद से, हिजबुल्लाह के बनाए जो खतरनाक ड्रोन है उसकी मदद से कैसे हम मार रहे हैं सबको। अब ये बातें इन्होंने दिखा दी, लेकिन मैंने कहा था कि इजराइल को, अमेरिका को ये नैरेटिव सेट करने का मौका मिलेगा कि देखो हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, हम तो सीज फायर बना के रखना चाहते हैं, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। और सेम चीज़ देखिए कि जैसे ही वीडियो रिलीज किया हिजबुल्लाह ने, इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। चूंकि इजराइल को बढ़िया बहाना, बढ़िया मौका मिल गया कि भाई साहब हम हमला कर सकते हैं, चूंकि देखिए हमारे ऊपर खतरा है। और यही गलती ये लोग बार बार करते हैं कि वीडियो वगैरह ज़्यादा बना लेते हैं और उसका नुकसान हो जाता है। अच्छा, लेबनान में जब हमला इजराइल करता है तो उसका वीडियो आता नहीं है, अगर कोई वीडियो आता भी है तो इजराइल कह देता है कि भाई हमने तो सार्वजनिक किया नहीं, ये वीडियो फर्जी है। लेकिन हिजबुल्लाह क्या करता है कि मोटिवेट करने के लिए वीडियो डाल देता है और उसका रिजल्ट यही होता है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद, मतलब अमेरिका ने ओमान के आगे अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट की। अमेरिका ने ओमान से ये भी कहा कि आप हमारे साथ रहें, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, आप ईरान की साइड ना जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान की साइड से ओमान ने अपना मुंह खोला और कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज हमारा और ईरान का है, और बातचीत हो रही है कि किस हिसाब से टैक्स और किस हिसाब से चीज़ें लगाई जाए। मतलब अब ओमान खुल के ईरान की साइड आया है। और आपको बता दूं, ओमान वो वाहिद मुल्क है, जब सुप्रीम लीडर शहीद हुए थे तब ओमान ने कहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अपना गया। ओमान में इसको लेके बाकायदा शोक का माहौल था। और ये होती है खूबसूरती पड़ोसी देशों की। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि यमन के ऊपर भी हमला करने की तैयारी इजराइल कर रहा है। चूंकि आपको याद होगा, मैंने कल भी बताया था, सुबह ही बताया था कि हुतीज ने साफ तौर पे कहा कि अगर सोमालीलैंड में इजराइल अपने एयरबेसेस बनाता है, वहां पे अपने फाइटर जेट खड़े करता है, तो हम फौरन हमला करेंगे। और ये इजराइल के लिए एक इमर्जिंग थ्रेट है, मतलब एक आने वाला खतरा है। और इस संभावित खतरे को भागते हुए इजराइल प्लान बना रहा है कि इससे पहले कि हमको हुतीज ठोके, हम हुतीज को ही ठोक देते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो आप देखिएगा कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग भड़केगी, क्योंकि यमन के हुतीज भी शांत रहने वाले नहीं हैं और उनकी साइड से ईरान आएगा। और अगर वो आएगा तो क्या होगा आपको पता है। खैर, इधर दोस्तों ये तमाम चीज़ चल रही है। इधर हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है अब मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता होगा कि यार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर बीजेपी के जो छोटे मोटे नेता हैं, उनकी बड़ी सुनवाई होती होगी, सरकार, डिपार्टमेंट, विभाग बहुत उनकी बातें सुनता होगा। आगरा में एक नाला था और उसका पानी पूरे शहर में फैल रहा था, पूरे शहर में। इसकी वजह से वहां के जो पार्षद है, खुद बीजेपी के हैं बेचारे, बार बार उन्होंने बीएमसी से बात की, बार बार अपील की कि पानी निकालने की सही व्यवस्था की जाए, चूंकि अब बरसात आएगी और बरसात में तो फिर जीना हराम हो जाएगा। ना उनका बीएमसी ने कुछ सुना, ना ही सरकारी तंत्र ने कुछ सुना। अफसरशाही इतनी मजबूत थी कि नेता भी बेचारे मूर्ख हो गए। ऐसे हाल में सोचिए, उन्हीं की पार्टी राज्य में, उन्हीं की पार्टी केंद्र में, उसके बावजूद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, तब पार्षद साहब बेचारे मजबूत हो गए और प्रोटेस्ट करने का एक अलग तरीका उन्होंने निकाला। वो नाले में जाते हैं और उनका जन्मदिन था, नाले में अपने बर्थडे का केक काटते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं और ये बताते हैं कि मैं खुद बीजेपी का हूं, लेकिन मेरी पार्टी मेरा नहीं सुन रही, चूंकि मैं विकास की बात कर रहा। चाहता तो बीएमसी वाला आराम से आके काम कर जाता, उसकी वो ड्यूटी थी। लेकिन विकास इस देश के नेताओं को इतना अखरता है कि वो नहीं आए। वीडियो देखें। मैं तो आगे मतलब थोड़ा पीछे पीछे बना दी टोपी ना। हाँ बना दो सही कर दे टोपी से। खिला दे इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पार्षद साहब हैं, ये बेचारे नाले में खड़े होकर अपना बर्थडे मना रहे हैं। और उसके पीछे वजह बड़ी सिंपल सी है कि भाई साहब अपनी पार्टी नहीं सुन रही। खैर, इसी दौरान दोस्तों अगर कोई मीडिया कर्मी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो अगला वीडियो निकल के सामने आया है उत्तर प्रदेश से ही। यहाँ पे एक अफसर साहिबा है, बगल में एसडीएम साहब बैठे हैं,
पत्रकार उनसे जाके सवाल पूछता है तो फौरन पत्रकार को बता दिया जाता है कि तू तो दलाल है, तूने पैसे खाए होंगे। अच्छा, पत्रकार मेरे जैसा था, घुमा के एक सवाल पूछा कि अब एक बात बता, तुमसे कितने पैसे खाए। अब यह सवाल जब पूछा गया तब तो महोदया का मुंह बन गया। वीडियो देखें आप। हम दलाल हैं, हम दलाल हैं। शांत रहो यार। ठीक है, हम दलाल हैं। शांत रहो। हम पत्रकार नहीं, हम दलाल हैं। हम भारत के चौथे स्तंभ के लोग दलाल हैं। आपसे मैंने कितनी बार दलाली खाया है, बस इतना बता दीजिए। एसडीएम साहब आपके सामने ये महिला होने का जो फायदा उठा रही हैं, बताइए मैंने कितना दलाली इनसे खाया है। मैं दलाली खाया हूँ आपसे? पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है। इस तरीके का कोई अधिकारी मुझे बनारस में नहीं बोला, कोई अधिकारी मुझे बनारस में नहीं बोले होंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश की चंदौली का है। चंदौली में सोचिए, एक पत्रकार अगर हिम्मत करके कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है तो उसको फौरन घुसखोर और दलाल करार दे दिया गया। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप नेता भी हैं, सही काम करने की कोशिश करते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होगी, नाले में आप केक काटेंगे। अगर आप कोई सही वाजिब वजह उठाते हैं तो फिर क्या होगा? आप दलाल हैं। हमारे देश की पुलिस इस चीज पे लगी हुई है कि ताजिए की हाइट 12 फीट से ज्यादा ना हो। संभल के जो सीईओ साहब थे अनुज चौधरी जी, वो आज फिर सुर्खियों में है, चूंकि वो बार बार ताजिए की हाइट नाप रहे थे। वीडियो देखें आप। एक बोल रुके। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ताजिए की हाइट नापी जाए। हालांकि वो तो सेफ्टी पर्पस से, इस वजह से मुझे सही लगा कि भाई तार ऊपर जाएगा, चूंकि अभी हाल फिलहाल में घटना निकल के सामने आई, एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं याद है, लेकिन खबर आई थी कि ताजिए का जो हाइट था वो ज्यादा था, तार से टच हो गया, 3 बेचारे मासूम मारे गए। तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के इंटेंशनली जब ये काम किया जाता है कि यार मुसलमान है तो परेशान किया जाए, तब बुरा लगता है, दिल से तकलीफ पहुंचती है यार कि इस देश में और कोई काम नहीं बचा। इतने विकास के मुद्दे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, जहां पे 80 करोड़ लोग सरकार के दिए हुए खैरात पे पल रहे हो, राशन पे पल रहे हो। उस देश में अगर आप ऐसी घिनौनी राजनीति करेंगे तो फिर उस देश का तो बेड़ा गर्क है। और ये बात सही है कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में राशन पे पलते हैं, 1/3 से ज्यादा, आधे से ज्यादा, इवन आधे से ज्यादा लोग राशन पे हैं, सरकारी राशन पे। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।